अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक इसी तरह अपना करम पाकिस्तान पर रहे और जो मुश्किलात हैं उनसे पाकिस्तान को हमेशा की तरह सुरखरू करे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें। राय का इजहार भी ज़रूर दिया करें। इमरानदार जज काम छोड़कर इंसाफ फ्राहमी करने के बजाय अब सियासत करने के लिए निकल पड़े हैं। नेपाल के इमरानी जज बाबरस्तार, तारक जहांगीरी, मोहसिन अख्तर कियानी, सुमन रफ़त वगैरह सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने पहुंचे हैं। लेकिन अजीब इत्तेफाक देखिए कि मीडिया को पहले से मालूम था कि यूट्यूबर वहां पर उनके निकलने से पहले मौजूद थे और जब वो निकले तो फिर उसके बाद वीडियोस बनने शुरू हो गई। अब इमरानदार जज कहते हैं कि हम अदलिया की जंग खुद लड़ेंगे। मतलब जज कह रहे हैं कि अब हम अदलिया की जंग खुद लड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट में सियासी स्टैंड के लिए दरखास्तें दायर की हैं। दर हकीकत ये दरखास्तें इमरान खान नियाजी को बयानिया फ्राहम करने के लिए दायर की गई हैं। एक जज दोहरी शहरियत में फंस चुका है, एक नेपाल का जज जेली डिग्री पर मुअत्तल है, एक प्लाट खोरी में फंसा हुआ है। सबके काले करतूत हैं, इसलिए हमदर्दियों और फेस सेविंग के चक्कर में निज़ाम इंसाफ को ज़रब लगाने के लिए निकल पड़े हैं। नेपाल के जाली डिग्री जज वाले तारक जहांगीरी को बचाने के लिए इमरानदार जज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। क्या इनकी ब्लैकमेलिंग में आकर जेली डिग्री वाले जज को इंसाफ को नकब लगाने की इजाज़त दी जाएगी? अब सवाल यह है कि क्या अगर चार बंदे खड़े हो जाएंगे तो एक गलत चीज़ को ठीक साबित कर लेंगे? जेली डिग्री पर जस्टिस तारक जहांगीरी को मुअत्तल क्यों किया, काम से क्यों रोका? इमरानदार जज बाबरस्तार, मोहसिन अख्तर कियानी, सिमन रफ़त काम छोड़कर सुप्रीम कोर्ट को ब्लैक मरने पहुंच गए हैं। रियासत को चाहिए कि इस जज माफिया के सामने डट जाएं, वरना ये निज़ाम इंसाफ की जड़ें खोखली करेगा और ये इमरानी सहूलतकार हैं जिनका मिशन इमरान खान के मुर्दा बयानिए में जान डालना है। उसकी रीज़न है ये, तो फिर जिसे कहते हैं ना कि अपना काम करेंगे, इनका तो यही काम है। इन्होंने तो पहले दिन से सोचा हुआ है कि अगर इमरान खान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आपको पता है ये तकरीबन सारे ही इमरान खान की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि जो बड़े खुलकर इमरान खान की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि बात बनेगी नहीं। ऐसे हो नहीं सकता। अगर आप सुबह से लेकर शाम तक उन सीटों पर बैठकर इंसाफ फ्राहम करने के बजाय हुकूमत को लताड़ने के चक्कर में बैठे रहते हैं, तो अब आप हुकूमत के खिलाफ मुकाबला करने के लिए आ रहे हैं तो फिर भी ठीक है, वेलकम है। शायद ये सोच रहे हैं कि वही माहौल मिलेगा जो किसी दौर में इफ्तिखार चौधरी साहब को मिला है, तो फिर मेरे ख्याल में ये थोड़ा किसी भूल में है। ऐसा नहीं होने वाला। इधर पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ हर हद तक जाने का फैसला कर लिया है। DGISPR जनरल अहमद शरीफ ने कहा है कि हमारे पास मस्तद शाहिद मौजूद हैं। गैर कानूनी अफगान बशिंदे और भारतीय फ़ौज के अफसरान पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। जर्मन जरीदे को इंटरव्यू देते हुए DGISPR का कहना था कि अफगान महाजरीन को पनाह की बुनियादी वजूहात गैर मुल्की मुदाखलत और खाना जंगी थी। वो जो बात अब मौजूद नहीं है। पाकिस्तान ने 40 साल तक लाखों अफगान महाजरीन की मेज़बानी की। अफगान महाजरीन की बाइज़्ज़त वापसी के लिए मुनज़्ज़म इक़दाम किए। उन्होंने पाकिस्तान ने इंसानी बुनियादों पर अफगान महाजरीन के इनखला की डेडलाइन में मुतअद्दिद बार तौसीक़ की है। हमारे पास इस बात के शवाहिद हैं कि गैर कानूनी अफगान बशिंदे दहशतगर्दी और संगीन जराइम में मुलव्वस हैं। इनका कहना था कि अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं और अमरीका भी इस असले की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर के इस्तेमाल पर तफ्तीश में है। और अमेरिका तो बाकायदा तौर पर वो आपके सामने ही है। वो तो कह रहे हैं कि हम लोग दोबारा फिर जो वो एयर बेस है वो हासिल करना चाहते हैं। कल रात को आपको वीलॉग में बताया था, क्योंकि वहाँ पे बैठकर ये एक बहुत बड़ी गलती होती है। देखें, आप किसी मुल्क में 20 साल से रह रहे हों और आप 10 दिन में फैसला कर लें कि आप उस मुल्क से जा रहे हैं, और फिर जो आपका देखें आपके वो असला है ना, जो अमेरिका वहाँ पर बैठकर इस्तेमाल कर रहा था, वो थोड़ा असला नहीं है। देखें, अमेरिकी फ़ौज थी, उसकी तादाद जितनी भी थी वो सारी की सारी असले से लेस थी, और वो अब स्वाय बहरी जहाज़ के तकरीबन हर चीज़ वहाँ पे मौजूद थी, क्योंकि समंदर नहीं था तो बहरी जहाज़ नहीं थे। बाकी टैंक से लेकर हेलीकॉप्टर से लेकर मशीन गनों से लेकर मिसाइल रॉकेट सब कुछ था, और सारा का सारा वो वापस ले जाना 10 दिनों या 15 दिनों के अंदर मुमकिन नहीं था। उसके लिए तो बाकायदा एक पूरी प्लानिंग चाहिए थी। तो वो जो असला वहाँ पर छोड़ कर गए हैं, इससे पहले भी 10 दफ़ा ये बात साबित हो चुकी है कि तमाम असला जो अमेरिका वहाँ पर छोड़ कर गया है, वो जो अफ़गानियों के हाथ लगा है, ख़ास तौर पर तालिबानों के हाथ लगा है, वो अब दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। और अगर ये कुछ समझ रहा है कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है,
تو یہ بھول ہے آپ کی. وہ جہاں بھی دہشت گردی کے کارروائی ہوں گے وہ وہاں پہ استعمال ہوگا. جدید اسلحہ ہے, امریکہ کا چھوڑا ہوا ہے, پاکستان نزدیک پڑتا ہے, دہشت گردانہ جو کارروائیاں وہ زیادہ ہوتی ہیں, لیکن جگہ ہر جگہ استعمال ہوگا, اس کو وہ کسی جگہ پہ نہیں چھوڑیں گے. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ جو معاہدے میں کسی اور ملک کی شمولیت کا عمل قبل از وقت ہے, مگر اس کا دروازہ بند بھی نہیں کیا گیا. اگر دروازہ بند نہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دیگر ممالک کی شرکت بھی اس میں ممکن ہے. مزید عرب ممالک اس کا حصہ ہوں گے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ دفاعی معاہدے کے تحت پاکستان یا سعودی عرب میں کسی بھی ایک ملک پر حملہ جو ہے وہ دونوں ملکوں پر حملہ تصور ہوگا اور مل کر اس کا جواب دیا جائے گا. وزیر دفاع خواجہ آصف کے مطابق سعودی عرب کے ساتھ معاہدے سے پاکستان کا جو وقار ہے وہ بلند ہوا ہے, اس میں اضافہ ہوا ہے. خواجہ آصف نے واضح کر دیا ہے کہ اس معاہدے کے بعد پاکستان کی مکمل طور پر اہمیت بدل چکی ہے اور خطے میں پاکستان امن. میں آپ کو پھر یہ بتاؤں کہ چودھری بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس خطے میں امن کے لیے چودھری بنا ہے, اس خطے کے امن کو. یہ جو ایک توازن ہوتا تھا نا کہ ہندوستان بہت بڑا اس خطے میں ایک ماما بنا ہوا ہے, چاچا بنا ہوا ہے, وہ جس کی چاہے پگڑی اچھال دے, جس کو مرضی لمحہ پا دے. اور اس نے جو اس کے نیبر میں 2-4 چھوٹے ملک تھے, مطلب فرض کیا کہ بنگلہ دیش کا نام لے, چھوٹا ملک نہیں ہے, لیکن وہاں پہ جو کٹ پتلی حکمران تھی انہوں نے اپنا سارے کا سارا جو بوجھ ہے وہ ہندوستان کے کھاتے میں ڈالا ہوا تھا اور ہندوستان اس کو اندھا دھند استعمال کر رہا تھا. پھر اس کے بعد نیپال تھا, پھر اس کے بعد دوسرے 1-2 کنٹری تھے, لیکن چائنا کی طرف اور پاکستان کی طرف سے اس کو ہمیشہ ٹف ٹائم ملتا تھا. تو وہ اس کی بیس پر اپنے آپ کو ایک اس کے شہریوں کی تعداد مطلب بڑی تھی, دنیا کی بڑی جمہوریت کہا جاتا تھا اور بہت ساری, لیکن اندر سے کتنا کالا تھا, خاص طور پر جب سے نریندر مودی کی حکومت تھی, وہ میرے خیال میں آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اس کو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ نریندر مودی جو ہے وہ ہندوستان کو نفرتوں کس حد تک لے گیا ہے. جو آپ کو بھی بتاتے ہیں کرکٹ والے معاملے میں بھی کیا ہوا ہے, سارا کس طرح کر کے ہوا ہے, تو وہ کہاں لے گیا ہے. لیکن اب پاکستان جو ہے وہ جو خطے میں توازن تھا کہ ایک سائڈ پہ 80 اور ایک سائڈ پہ 20, وہ نہیں ہے. اب 20 جو ہے وہ ہندوستان کی طرف چلا گیا ہے اور جو 80 ہے وہ پاکستان, کیونکہ خطے کے تمام ممالک ہے, جس میں آپ کا ایران بھی ہے, جس میں آپ کا ترکی بھی ایک سائڈ سے ایشیا میں لگتا ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, ایران آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. سب سے بڑی بات ہے ادھر سے بنگلہ دیش آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اب نیپال میں بھی ظاہر ہے ہندوستان مخالف حکومت ہے. تو اس وقت خطے کا توازن جو ہے وہ میرے خیال میں پلڑا بھاری ہو گیا ہے ہندوستان کے خلاف. کرکٹ کے حوالے سے آپ کو بتائیں, یہ جو امپائر والا معاملہ تھا, یوتھیے کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان کی بڑی بےزتی ہو گئی ہے. میرے خیال میں وہ ویڈیو جو ہے نا, اچھا اب آپ ایک کرکٹ کی بہت بڑی ایک ویب سائٹ ہے کرک انفو, میں ہمیشہ وہیں پہ جا کے اپڈیٹ لیتا ہوں, آج سے نہیں, تقریباً 10-12-15 سال سے. وہاں پہ بھی رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ پاکستان کے پریشر نے آئی سی سی کو مجبور کیا گھٹنے ٹیکنے پر, اور انہوں نے امپائر کو بھیجا کہ جائیں پاکستان سے جا کر معافی مانگیں اور پاکستان کے جا کے ساتھ مینیجر کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کریں. اور انہوں نے کہا تھا اس کی کوئی آڈیو نہ بنائے, تو پاکستان نے ویڈیو بنائی, آڈیو میوٹ کر کے ریلیز کی کہ وہ جو معافی مانگ رہا ہے اس کی آڈیو. یہ آئی سی سی نے کہا تھا چلیں ٹھیک ہے, سب کا جو ہے وہ رکھنا چاہیے. یہ پاکستان کی طرف سے سخت موقف تھا اور یہ محسن نقوی کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے جو پچھلے دونوں چیئرمین پی سی بی ان کو ساتھ ملایا. حالانکہ جو یوتھی ہیں وہ اب رمید رضا کو گالیاں بھی نکال رہے ہیں کہ جو عمران خان کے خلاف جائے گا وہ کوئی بھی ایسی لمحہ پا دیں گے. حالانکہ وہ عمران خان کا کچھ لینے دینے نہیں ہے یہاں پر. عمران خان کے بیچارہ وہ کہاں خلاف چلا گیا. خیر, اینڈی کرافٹ, وہ جو اینڈی ہیں, ان کا جو کہنا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ مجھے 4 منٹ پہلے بتایا گیا کہ آپ پاکستانی کپتان کو بتا دیں, اور کیونکہ ہندوستانی کپتان جو ہے وہ ہاتھ نہیں ملائے گا, اور اگر وہ ہاتھ ملانے جائے گا پاکستانی کپتان اور آگے سے نہیں ملائے گا تو وہ اچھا جیسٹر نہیں جائے گا. تو میں نے دونوں کو بتایا, مجھے ٹائم نہیں ملا, 4 منٹ پہلے مجھے بتایا گیا, تو آئی سی سی کو بتانے کا مجھے ٹائم نہیں ملا. بھائی تیرے کو ٹائم کیوں نہیں ملا, تو میچ روک دے, 10 منٹ لیٹ کر دے, آدھا گھنٹہ لیٹ کر دے, تو ماما لگتا ہے اس قسم کی حرکت کرنے والا. بٹ اینی ہاؤ, یہ پی سی بی کی طرف سے, محسن نقوی کی طرف سے یہ ان کی جیت ہوئی ہے, معافی مانگنی پڑی ہے, اور معافی مانگنے کے بعد معاملہ رفع دفع ابھی تک نہیں ہوا, کیونکہ آئی سی سی نے اس کی انکوائری کرنے کا وعدہ کیا ہے, انکوائری کر کے رپورٹ شائع کرنے کا اور پاکستان کے رپورٹ حوالے کرنے کا اور پاکستان کو بتانے کا وعدہ کیا ہے, جس پر پاکستان, کیونکہ پاکستان کی ٹیم تو ہوٹل کی لابی سے واپس روم میں بھیج دی گئی تھی کہ نہیں بھائی ہم نے نہیں میچ کھیلنا, ہم واپس جا رہے ہیں, جائیں آپ کر لیں جو کرنا ہے. تو آئی سی سی کو تب احساس ہوا کہ معاملہ جو ہے کافی گڑبڑ ہے, تب جو ہے وہ انہوں نے مینیجر کے پاس بھیجا اور مینیجر سے آ کے اس نے معافی مانگی. ایک اور کیس, توشہ خانہ 2 کیس جو ہے, اس کے 2 اہم گواہان جو ہیں ان کے بیانات بھی سامنے آ گئے ہیں, جنہوں نے انکشاف کیا ہے کہ گواہان میں عمران خان کے سابق پرنسپل سیکرٹری انعام اللہ شاہ, پرائیویٹ اپریز صہیب عباسی شامل ہیں. دونوں عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف عدالت میں بیانات ریکارڈ کروا چکے ہیں. پرائیویٹ اپریز صہیب عباسی نے
बलगारी ज्वेलरी सेट की कीमत कम लगाने का इतराफ़ किया है, जबकि इनामुल्लाह शाह ने प्राइवेट अब्रेज पर दबाव डाला और ज्वेलरी सेट की कदर कम करने का इंकशाफ किया। सहीब अब्बासी ने बयान दिया कि बलगारी ज्वेलरी सेट की तशखीस 25 मई 2022 को कबीना डिवीज़न के सेक्शन अफसर ने सौंपी थी। इनामुल्लाह शाह ने दबाव डालकर बलगारी सेट को 50 लाख रुपए वैल्यू लगाने का कहा था और इनामुल्लाह शाह ने बाकायदा तौर पर धमकी दी थी कि अगर वैल्यू कम ना की तो सरकारी महकमों से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 23 मार्च 2024 को नैब की इन्वेस्टिगेशन अफसर के सामने पेश किया गया, माफ़ी की दरख्वास्त जमा कराएगी। अपनी रजामंदी से नैब के इन्वेस्टिगेशन अफसर को दस्तावेजात फराहम की हैं। सहेब अब्बासी के मुताबिक चेयरमैन नैब के सामने माफ़ी मांगते हुए अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, रिकॉर्ड पर दस्तखत भी किए, मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान में इतराफ़ भी किया। डर के मारे ज्वेलरी सेट की कदर कम करके रिपोर्ट दी और केस के दूसरे गवाह इनामुल्लाह शाह ने बयान में कहा कि मैंने सहेब अब्बासी से ज्वेलरी की सेट की कीमत कम करने का कहा था। मैंने पीटीआई और सरकारी नौकरी दोनों से तनख्वाहें ली और 2019 से 2021 तक पीटीवी का ना आ रहा है कि पीटीवी से भी तनख्वाह लेते रहे। इनामुल्लाह शाह के मुताबिक बुशरा बीबी की नाराज़ी पर नौकरी से बरतरफ किया गया। डबल सैलरी की शिकायत नहीं थी। बुशरा बीबी को शक था कि जहांगीर तरीन के साथ मेरे भाई के तलकात हैं। इस हवाले से नैब हकाम का कहना था कि बलगारी सेट ज्वेलरी की असल कीमत 7.5 करोड़ रुपए थी। इमरान खान ने प्राइवेट अप्रेज से सेट की कीमत 59 लाख रुपए लगवाई। उन्हें सिर्फ 29 लाख रुपए खजाने में जमा करवाए और 7.5 करोड़ वाला चोर हार उड़ाकर ले गए। नैब के हकाम के मुताबिक ज्वेलरी सेट में नेकलेस, ब्रेसलेट, एयर रिंग्स, एक अंगूठी भी शामिल थी और वाज़ेह रहे कि बलगारी ज्वेलरी सेट सऊदी वलीअहद ने इमरान खान और बुशरा बीबी को बाकायदा तौर पर तोहफा दिया था। ऐसे बदबख्तों को तोहफा दिया था जो तोहफे के काबिल नहीं थे। अब मुझे एक बात बताएं, यहां पे एक छोटे थे भीख मांगने वाले समझते हैं आप, जो भीख मांगते हैं, जो हर बंदे के आगे अपना हाथ फैलाते हैं, उनको अगर आप एक बड़ा तोहफा दे दें वो क्या करेंगे? ये मेरा सवाल है, इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि एक भीख मांगने वाले को बड़ा तोहफा दे दिया 7.5 करोड़ का दिया जाए तो वो क्या करेगा? एक भीख मांगने वाले को एक घड़ी दे दी जाए और वो घड़ी के साथ क्या करेगा? ये मेरा सवाल है, इसका सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, इजाज़त दें। लंदन में हैं, लंदन की एक्टिविटीज़ आपको साथ साथ बताते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और फिर संडे को जैसा कि आपको मालूम है, कल शाम को एक शानदार वज़ीर-ए-आज़म के एज़ाज़ में एक जलसा है जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की एक भरपूर जो है तादाद शिरकत करेगी। तादाद जो है वो हज़ारों में है शिरकत करने के लिए, लेकिन इंतज़ामिया के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो किन लोगों को एडजस्ट कर सकते हैं और किन लोगों से माज़रत करनी पड़ेगी। सैयद कमर शाह साहब जो हैं वो OPF के चेयरमैन हैं, वो इसको लीड कर रहे हैं। उनकी तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हैं। इस वक्त तक जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुके हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब भी उनके साथ हैं, ख्वाजा मोहम्मद आसफ वज़ीर दिफ़ा भी उनके साथ हैं और अताउल्ला तारड़ भी उनके साथ हैं। वो अपने स्टाफ के साथ यहाँ पर पहुँच चुके हैं, अपनी कबीना के साथ वज़ीर साहब पहुँच चुके हैं। शाह साहब जो हैं इस वक्त मसरूफ़ हैं प्रोग्राम की इंतज़ामों की तरफ से, और यहाँ पे इंतज़ामात जो हैं वो आपको पता है कि पाकिस्तान की तरह थोड़ा सा आसानियाँ होती हैं, सारा कुछ जो है वो कंपनियाँ करती हैं। तो शाह साहब जो हैं वो बड़े भरपूर तरीके से तैयारी में हैं। इंशाअल्लाह ताला कल शाम को भी आपको रिपोर्ट देंगे, शाम को भी आपको वहाँ से जाकर रिपोर्ट देंगे इस वक्त तक कहाँ तक चीज़ें पहुँची और कहाँ पहुँची। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। कमेंट्स करके जो है वो अपनी राय का इज़हार ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।